हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज प्रेगनेंसी। हम कोशिश करेंगे कि हम इस एक ही लेक्चर में 4 टॉपिक्स कवर करें: प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये 4 टॉपिक्स इस वीडियो में अगर कवर हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर कर लेंगे: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो लेट अस स्टार्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और भी जो भी आगे का लास्ट टॉपिक है। तो मतलब मैं कोशिश करूंगी कि आज का वीडियो सेकेंड लास्ट हो और इसके बाद वाला वीडियो लास्ट वीडियो हो, जिसमें हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। सीक्वेंस वाइज जाएंगे ताकि हैवी वेटेड चैप्टर्स कवर होते जाए और आपका लोड थोड़ा कम होते जाए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए दूसरा मेडिकल टर्म क्या होता है? जेस्टेशन। जब आपके यूटेरस में एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। एंड इट रिफर्स टू द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? चाइल्ड डिलीवरी। ये सारे मेडिकल टर्म्स आपको याद रखने हैं अगर आप नीट के लिए, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि ये वर्ड्स में ही कंफ्यूजन होता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? जेस्टेशन। चाइल्ड डिलीवरी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? पार्चुरेशन। ओके, अभी एवरेज पीरियड कितना बताया गया है प्रेगनेंसी का? द एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज अबाउट 266 डेज अगर आप फर्टिलाइजेशन के डे से काउंट कर रहे हो, और अगर आप अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट कर रहे हो तो 280 डेज। मैम ये कैलकुलेशन कैसे करने का प्लीज समझाओगे क्या? मैं समझाती हूँ। समझो मुझे 1 जनवरी को पीरियड्स आए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स दैट इज 1 जनवरी। तो अगर मैं अपने फर्स्ट डे के पीरियड से काउंट कर रही हूँ तो मुझे 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद मेरा 6th डे से लेकर 13th डे तक प्रोलिफरेटिव फेज चालू होगा और फिर 14th डे पे मेरा ओव्यूलेशन होगा। और जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ अगर उसी दिन स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो अगर जिस दिन मुझे पीरियड्स आए थे मैं उस दिन से काउंट करूंगी तो प्रेगनेंसी 280 डेज की होती है, जिस दिन से पीरियड्स आए उस दिन से। और अगर आप फर्टिलाइजेशन वाले डे से काउंट कर रहे हो, मतलब जो लोग आईवीएफ वगैरह करते हैं ना, उसमें हम ये वाला कैलकुलेशन लेते हैं, क्योंकि आईवीएफ में क्या किया जाता है? लैब में हम फर्टिलाइजेशन करते हैं स्पर्म और एग का। तो आईवीएफ में जिस दिन आप फर्टिलाइजेशन करते हो, स्पर्म को एग के साथ फ्यूज करते हो, आप वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हो कि आज अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये जाइगोट 1 दिन का हो गया। तो जब हम आईवीएफ वगैरह करते हैं तब हम ये वाला काउंटिंग लेते हैं कि 266 डेज का प्रेगनेंसी होगा। और जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट यही पूछती है कि आपको पीरियड्स कब आए थे, तभी से आप काउंटिंग स्टार्ट करो। तो उस टाइम पे फिर ये वाला कैलकुलेशन लिया जाता है, मतलब ओव्यूलेशन के पहले का 14 दिन और बाकी का 266 डेज। तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 3 9 कितना होता है? 3 9 27 अप्रोक्सीमेटली। सो 27 28 ऑन एन एवरेज 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, मतलब 280 डेज। ठीक है। दिस प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो जो 3 पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं 3 ट्राइमेस्टर। स्टार्टिंग के 3 महीने को बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर नेक्स्ट 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के 3 महीने को बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। अभी ये देखो, फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होते हैं 9 मंथ तक एक फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 5th, 6th, 7th प्रेशर पड़ना चालू हुआ, 8 9 ऐसे चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। ये देखो धीरे 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 आपका जैसे जैसे फीटस ग्रो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स, आपका मेमोरी ग्लैंड्स सब डेवलप होना स्टार्ट होता है। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर दब रहा है। इसीलिए जब फीमेल का 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी का तो उसको ना बहुत प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। फीटस हैवी है तो उसकी कमर दुखने लगती है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो गया तो बार बार इनडाइजेशन होगा, पेट खराब होगा, एसिडिटी होगी, क्योंकि पूरा फीटस पूरा सब ऑर्गन्स को दबा देता है। इंटेस्टाइन तो गायब ही हो गया। ये देखो पूरा इंटेस्टाइन ऐसे दब गया, एकदम पूरा पिचड़ गया इंटेस्टाइन, और पूरा प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ता है। इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को बार बार सुसु आती है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ता है। तो ये कौन से महीने में कौन सा चेंज होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल 12th वीक। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, सो 4 4 4 म्हणजे 12 हफ्ते म्हणजे 3 महीने। ये सबसे ज्यादा चेंजेस वाला टाइम होता है। इट इज द पीरियड ऑफ मोस्ट रेडिकल चेंजेस।
रेडिकल मतलब बिग चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस होते हैं इस टाइम पे मदर की बॉडी में भी और एम्ब्रियो की बॉडी में भी। द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स इन द फर्स्ट 1 month directly from the endometrium. It is the main period of organogenesis and development of body organs. स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे हमारे ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस ल्यूटियम में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बन रहा था, वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मदद से, एंडोमेट्रियम के न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमारा फीटस ग्रो होता है। फर्स्ट मंथ में सब न्यूट्रिएंट उसको डायरेक्ट एंडोमेट्रियम से ही मिलता है और फर्स्ट मंथ में ही फीटस के सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। ऑल द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ खत्म होते होते तक द मेजर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द अडल्ट आर फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो इन अ रूडिमेंट्री फॉर्म। रूडिमेंट्री मतलब एक रफ आकार। जैसे जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आप उसका एक रफ डिजाइन बनाते हो ना, वैसे ही समझो फीटस है। फीटस बनने से पहले उसकी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स बनने वाले हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, ये सारे ऑर्गन्स उसके बन चुके हैं बाय द एंड ऑफ 2 months। 8वें हफ्ते तक उसका ये सब फॉर्म हो जाता है। ये सिर्फ अभी बना है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। जब आपका फीटस 1 महीने का रहता है उसके मैक्सिमम ऑर्गन्स बन जाते हैं। जब आपका फीटस 2 महीने का होता है तो उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आपका फीटस 3 महीने का होता है तो उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब बन चुका है। अभी 3 महीने के बाद ये जितने भी ऑर्गन्स बने हैं हम इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। आदि अपन जेव्हा मडका बनवतो, जब आप मटका बनाते हो तो आप गीली मिट्टी से पहले उसको शेप देते हो, फिर आप डायरेक्ट उस गीले मटके में पानी डाल देते हो क्या? अरे ऐसे कैसे मैम, मटका खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली जब आप मटका बनाते हो तो गीली मिट्टी को पहले सुखाते हो, उसको ड्राई करते हो, उसको गर्म आंच में रखते हो, भट्टी में डालते हो और फिर उसको पानी देते हो, तो मटका बनने में टाइम लगता है। वैसे ही फीटस का डेवलपमेंट 3 महीने के बाद होता है। स्टार्टिंग 3 महीने में सिर्फ स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जो पार्ट है ना, ये सीईटी में आता है। कौन कौन सा ऑर्गन्स बनता है फीटस के 3 महीने में, स्टार्टिंग 3 months में। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ है उस टाइम पे हमारे फीटस की लेंथ कितनी होती है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट मंथ में, पहला महीना जब प्रेगनेंसी का खत्म होता है उस टाइम पे फीटस सिर्फ 3 सेंटीमीटर का होता है, ओनली 3 सेंटीमीटर्स। उसके क्या क्या बन चुके हैं ऑर्गन्स? आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट, टोज, ये सब बन चुके हैं। फीटस धीरे धीरे करके अपना मुंह और अपना हाथ ऐसे धीरे धीरे करके ओपन करता है और क्लोज करता है। फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट। तीसरा महीना होने तक उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन चुका है, पण अजून डेव्हलप नाही झालंय, फक्त फॉर्म झालंय। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फुल्ली फॉर्म्ड। उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम करना स्टार्ट कर देता है, हार्ट वगैरह भी काम करना स्टार्ट कर देता है। फीटस का अंदर ही अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मदर को फील नहीं होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कुछ रेयर केसेस में कि तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में ही मूवमेंट फील होने लग जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ डॉक्टर को फील होता है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो फीटस का मूवमेंट फील होता है फ्रॉम 3rd month। हार्ट बीट कैन बी हर्ड फ्रॉम 6th week। 6th week में ही उसका हार्ट बीट ये डॉक्टर सुन सकते हैं कि फीटस अलाइव है कि नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम्स हाई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड। देखो स्टार्टिंग का 3 महीने का प्रेगनेंसी ना बहुत रिस्की होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या आपकी फैमिली में सब लोग यही बोलते हैं कि प्रेगनेंसी का न्यूज कभी भी स्टार्टिंग के 3 months में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ना मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी सबकी बॉडी हेल्दी नहीं होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी। अगर समझो मुझे प्रेगनेंसी के 2nd month में पीरियड्स आ गए तो मेरा फीटस मिसकैरेज भी हो सकता है। किसी किसी को स्पॉटिंग होता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसका प्रेगनेंसी सेफ रहता है। पर ये हम खुद से नहीं बता सकते, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर सब चेक करके बताते हैं। इसीलिए लोग स्टार्टिंग के 3 month में प्रेगनेंसी न्यूज नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा डर रहता है कि अगर मैंने इस सामने वाले को, मतलब समझो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अपनी फैमिली में अगर सबको बता दिया और अगर मेरा मिसकैरेज हो गया तो सबके होप्स पे नीचे गिर जाएंगे ना, सब सैड हो जाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग के 3 months में जल्दी कोई प्रेगनेंसी न्यूज नहीं देता है। अभी अपने एक्ट्रेस लोग को ही ले लो, आलिया भट्ट ने 4थे महीने में प्रेगनेंसी न्यूज शेयर किया, कियारा अडवाणी ने तो कितना लेट शेयर किया, दीपिका पादुकोण ने भी कितना लेट शेयर किया, विकी कौशल और कटरीना ने भी कितना लेट शेयर किया। तो सब लोग प्रेगनेंसी का न्यूज इसलिए लेट शेयर करते हैं, एक तो नजर वाला कॉन्सेप्ट, म्हणजे
कोणाची नजर नाही लागली पाहिजे। और दूसरा मेन रीजन कि प्रेगनेंसी कितना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है वो सबको थोड़ी बताते बैठेंगे, इसीलिए जब न्यूज कंफर्म हो जाती है तभी सब लोग न्यूज शेयर करते हैं, ठीक है। तो जब आपका प्रेगनेंसी का तीसरा महीना रहता है उस टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से प्रेगनेंसी होती है ना, उसी महीने से पीरियड स्टॉप हो जाते हैं एंड टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यू विल नॉट गेट पीरियड्स। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड्स आ रहा है मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और जब तीसरा महीना खत्म होता है, देखो फर्स्ट मंथ में हमारा फीटस कितना बड़ा था, सिर्फ 3 सेंटीमीटर बड़ा था, ओनली 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर समझता है कितना छोटा। और तीसरा महीना खत्म होते होते बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ हमारा फीटस कितना बड़ा हो गया है, इट इज 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैंने जो जो हाईलाइट किया है ये सारी चीजें आपको सीईटी में पूछी जा सकती है। अभी मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चेंजेस तो फीटस की बॉडी में हुए। मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एकदम से बढ़ जाता है मदर की बॉडी में थर्ड मंथ में। दिस हैपेंस इन थर्ड मंथ, ये थर्ड मंथ में होता है। प्लेसेंटा ग्रो होना स्टार्ट होता है। प्लेसेंटा क्या होता है अभी बताऊंगी। फिर उसका यूटेरस धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है और फिर मदर को, कुछ कुछ औरतों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टी आना, मूड स्विंग्स होना, जी मचलाना, कुछ अलग अलग खाने का मन करना, तो ये सब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये सब नॉर्मल है, ठीक है। देखो फीटस के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, मतलब ये एक महीना खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पे इसका दूसरा महीना खत्म हो चुका है, सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं। तो दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन फीटस। अभी हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पे, मतलब अभी चौथा महीना चालू हो चुका है। सेकेंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 13th to 26th वीक, इट इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस। अब यहाँ पे फीटस का ग्रोथ जल्दी जल्दी होगा, उसके ऑर्गन्स जल्दी जल्दी डेवलप होंगे। स्टार्टिंग में फीटस 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन 6th महीने तक आते आते फीटस की लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6th मंथ तक आते आते यूटेरस काफी बड़ा हो जाता है, प्रेगनेंसी विजिबल हो जाती है, 5वें महीने से पेट दिखने लग जाता है, डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है फीटस के ब्रेन का, हार्मोन लेवल थोड़ा फीमेल की बॉडी में स्टेबलाइज होना स्टार्ट होता है। एचसीजी हार्मोन, देखो जब आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चालू होता है थर्ड मंथ, तो एचसीजी हार्मोन नीचे जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा बन गया है। एचसीजी हार्मोन का काम क्या था, प्रोजेस्टेरॉन बनाना, लेकिन एचसीजी हार्मोन कितना काम करेगा, उसके पास इतना सारा प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो एचसीजी हार्मोन नीचे जाता है और प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा कब बनता है, थर्ड मंथ में, जब थर्ड महीना खत्म होने वाला है। और जो काम एचसीजी करता था वो काम प्लेसेंटा करेगा। प्लेसेंटा का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना। तो एचसीजी हार्मोन रिड्यूस हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा बना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एचसीजी डिक्लाइन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा और प्लेसेंटा बन जाएगा। और अब प्लेसेंटा का काम है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना। जब डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं चौथे पांचवें महीने में, तो उनको फीटस की ग्रोथ और फीटस के पोजीशन से पता चलता है कि फीटस कितना बड़ा हुआ है, और उसके वजह से वो एक डिलीवरी डेट बता सकते हैं कि आपका बच्चा कब पैदा होने वाला है, कौन से महीने की कौन से तारीख को बाहर आ सकता है। चौथे पांचवें महीने में फीटस की मूवमेंट मदर को भी फील होती है, डॉक्टर को भी फील होती है। और ये देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं फीटस की बॉडी में। जब हमारा फीटस 5वें महीने का, 6ठे महीने का हो जाता है ना, तो उसके सर पे बाल वगैरह आ जाते हैं, ओके, आईब्रोज वगैरह ग्रो हो जाते हैं, आई लैशेज अपीयर, पिन्ना एक्सेट्रा। सो द बेबी रीचेस हाफ द साइज ऑफ अ न्यूबॉर्न, मतलब अभी फीटस ऑलमोस्ट बन चुका है, 6ठे महीने तक फीटस की ग्रोथ ऑलमोस्ट हो जाती है। तो दीज चेंजेस अकर्स इन द 5th मंथ, ओके, 5th एंड 6th मंथ। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, दिस इज द फाइनल ट्राइमेस्टर। अब यहाँ पे फीटस का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाती है, उसकी आंखें ओपन हो गई हैं, फीटस का बॉडी वेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे फीटस का बॉडी वेट बढ़ेगा मदर के सारे ऑर्गन्स दबते जाएंगे। ये देखो मदर के सारे ऑर्गन्स दबते जा रहे हैं, ठीक है। द मदर्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स बिकम कंप्रेस्ड लीडिंग टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार यूरिनेशन आता है, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ब्लॉक हो जाता है, पीठ पे दर्द होने लग जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर द फीटस बिकम्स fully developed and now it is ready for parturition. तो फाइनली जब आपका 9th मंथ आता है, अब आपका फीटस पूरी तरीके से डेवलप है और बाहर आने के लिए रेडी है। सो दिस आर 3 स्टेजेस विच टेक्स प्लेस इन प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्लेसेंटा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको, ये प्लेसेंटा बनता है थर्ड मंथ के प्रेगनेंसी में,
जब फीमेल 3rd मंथ की होती है तो प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा का मेन काम है न्यूट्रिएंट सप्लाई करना और हार्मोन बैलेंस करना। इट इज फ्लैट डिस्कॉइड ऑर्गन। देखो प्लेसेंटा कैसे दिखता है वो मैं दिखाती हूँ, इधर देखो। मेरे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है, रियल प्लेसेंटा कैसा दिखता है। ये देखो रियल प्लेसेंटा ऐसा दिखता है, ऐसा डिस्क शेप का रहता है, ऐसे अशी डिस्क अशी कटोरी असते ना वैसा। दिस इज प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा नहीं बोलते हैं, ये अंबलिकल कॉर्ड है, हे अंबलिकल कॉर्ड असते आणि हे आपलं प्लेसेंटा असतं। ये प्लेसेंटा 3rd मंथ में बनता है, ठीक है। इट इज अ फ्लॅट डिस्क ऑर्गन इन द यूटरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, और ये टेम्पररी है, हे फक्त प्रेग्नेंसीच्या वेळी असणार, इसीलिए इसको टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। दिस इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चरल कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर। ये देखो ये प्लेसेंटा किसके बीच का कनेक्शन है, ये अपना फीटस है और ये अपने मदर का यूटरस है ना, दिस इज द यूटरस ऑफ द मदर। तो ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा मदर की बॉडी, ये जो प्लेसेंटा है ये मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी के बीच का कनेक्शन है, ठीक है। इट इज अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। इसका मेन काम क्या है वो हाईलाइट करो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। खाना देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, ऑक्सीजन देगा, एंड इट विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द फीटस। तो क्या क्या देता है प्लेसेंटा हमारे फीटस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा क्या क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन देता है, एंटीबॉडीज देता है। कौन सा एंटीबॉडीज? IgG, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। विटामिन और वाटर। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ब्लड। प्लेसेंटा से याद रखो, ब्लड कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा बच्चे के पास, मतलब डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, सीरम का ट्रांसफ्यूजन होगा। और बच्चे ने जो भी वेस्ट बनाया है, फीटस का जो भी वेस्ट है, प्लेसेंटा उसको रिटर्न लेके जाता है। ये ब्लू वाला वेन्स है, ये वेन्स कचरा बाहर लेके आएगा। प्लेसेंटा का CO2, फीटस का CO2, फीटस का यूरिया, फीटस के अनवांटेड हार्मोन्स, ये सब बाहर आएंगे, ठीक है, ओके। द प्लेसेंटा इज अटैच टू द वॉल ऑफ द यूटरस एंड टू बेबीज अम्बलिकल कॉर्ड। ये देखो ये अपना यूटरस है और ये अम्बलिकल कॉर्ड है। अम्बलिकल कॉर्ड और यूटरस के बीच में आपका प्लेसेंटा टिश्यू प्रेजेंट है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 टिश्यूज से बना है, 2 अलग अलग इंडिविजुअल से बना है। इसमें हाफ टिश्यू मदर का है, हाफ टिश्यू फीटस का है। द मदर एंड द फीटस दे बोथ कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फीटस इज कॉल्ड फीटल प्लेसेंटा, और उसका मेडिकल नाम है कोरियोनिक विलाय। एंड द अदर पार्ट विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई shared by the mother, it is a part of uterine wall which is termed as maternal placenta। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ, ये देखो, इधर देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये झाड़ वाला, ये फीटस का पार्ट है। रुको मैं इधर दूसरा कलर यूज करती हूँ। दिस इज फीटस का पार्ट, इसको कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। ये जो झाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोरियोनिक विलाय, क्योंकि ये कोरियन लेयर से बना है। इधर देखो, कहाँ गया डायग्राम फिटस का? हाँ इधर देखो, ये अपना कोरियन है, हे बघा ही लेयर बघा, दिस इज द कोरियन, और इसी कोरियन से ये विलाय बनता है, ऐसे झाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। तो फीटस का ये वाला पार्ट और मदर का ये वाला पार्ट, दोनों के मिक्सचर से प्लेसेंटा बनता है। क्या होता है? दोनों के मिक्सचर से प्लेसेंटा बनता है। तो देखो इधर पे फीटस वाला पार्ट कौन सा है? कोरियोनिक विलाय, और मदर वाला पार्ट कौन सा है? यूटरस। दोनों को मिला के हम अपने प्लेसेंटा को बोलते हैं हीमोकोरियल। कोरियल मतलब फीटस वाला पार्ट, और हीमो मतलब ब्लड, मतलब मदर का टिश्यू। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीबडी पक्का? चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या बताया है कि हमारा जो अम्बलिकल कॉर्ड है, ये देखो, ये हो गया प्लेसेंटा और ये है अम्बलिकल कॉर्ड। अब ये अम्बलिकल कॉर्ड किससे बना है? अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस अम्बलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 3 ब्लड वेसल्स। दिस अम्बलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 3 ब्लड वेसल्स। इट इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉल आर्टरीज जो फीटस के पास ब्लड लाएंगी। दे विल कैरी ब्लड टुवर्ड्स द प्लेसेंटा। And one is large vein which returns blood to the fetus। वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना,
आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, क्योंकि प्लेसेंटा ने क्या किया था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। तो प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स लाइक एचसीजी। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एचसीजी हार्मोन बनना बंद हो गया तो प्लेसेंटा ने बनाना चालू किया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्लेसेंटा ने बनाना चालू किया, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा ने बनाना स्टार्ट किया, और रिलैक्सिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब आपका पार्चुरेशन होने वाला है, चाइल्ड डिलीवरी होने वाला है, तो उस टाइम पे अपने को रिलैक्सिन हार्मोन चाहिए ना, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करते हैं। पेल्विक गर्डल रिलैक्स होगा तो फीटस इजीली बाहर आएगा। तो प्लेसेंटा ये सिग्नल देता है ओवरी को कि अभी रिलैक्सिन हार्मोन बनाओ, अभी फीटस बड़ा हो चुका है। लेवल ऑफ एचसीजी इंक्रीजेस अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड देन इट डिक्लाइंस। अभी ये इधर फालतू का इंफॉर्मेशन दिया है, फालतू मतलब क्यों दिया है पता नहीं। जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चालू था तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, एचसीजी हार्मोन लेवल कम हुआ, और उसी टाइम पे आपका प्लेसेंटा बना, मतलब थर्ड मंथ में प्लेसेंटा बना। जो काम एचसीजी करता था वो काम प्लेसेंटा करेगा। तो ये वापस क्यों बताया मुझे पता नहीं। ओके, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब थर्ड मंथ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्लेसेंटा की। जो चीज बार बार बताते हैं ना आपके बुक में, वो चीज एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। These hormones are required for fetal growth and maintenance of pregnancy। ये hormones के बिना आपका प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं होगा, ये hormones इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था अपना प्लेसेंटा वाला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं पार्चुरेशन, ये बहुत सिंपल है। पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड डिलीवरी, फीटस बाहर आना, ओके। होम डिलीवरी नहीं है, होम डिलीवरी मतलब घर पे बच्चा पैदा करना, बट वो दूसरा वाला होम डिलीवरी नहीं होता है। पर यहाँ पे पार्चुरेशन इज मेडिकल टर्म फॉर चाइल्ड डिलीवरी। देखो अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ओवी पैरस होते हैं, कुछ एनिमल्स वीवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं, वीवी पैरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो बच्चा पैदा करते हैं। तो ह्यूमंस अंडा नहीं देते, ह्यूमंस डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। ह्यूमंस आर वीवी पैरस बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। पार्चुरेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ टू अ बेबी। द फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व, अभी जब बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजिकल मूवमेंट होती है। सबसे पहले तो आपका यूटेरस और आपका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एकदम ऐसे दब जाता है। सर्विक्स रीजन डायलेट हो जाता है क्योंकि फीटस बाहर आने वाला है। पैसेज ऑफ द बेबी आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेबर। ये तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी तीन चीजें, कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स का डायलेशन एंड बेबी बाहर आना। दिस इज कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। मतलब इतना सारा काम होता है ना बॉडी में, इतना सारा ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, तो लेबर बोल दिया इसको। Labor is accompanied by localized sensation of discomfort or agony called labor pains। तो जब इतना सारा बॉडी में मूवमेंट होगा तो मदर को पेन होगा, उस पेन को बोलते हैं लेबर पेन। पार्चुरेशन कंट्रोल करने के लिए हमारा बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम का भी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब हार्मोन्स भी इधर पे इंपॉर्टेंट है। सिग्नल्स अराइज फ्रॉम फुल्ली फॉर्म्ड फीटस। अभी ध्यान से देखो कहाँ से सिग्नल आता है और कैसे आपकी बॉडी को पता चलता है कि हमारा बच्चा बाहर आने के लिए रेडी है। सबसे पहले सिग्नल स्टार्ट होता है फीटस से। फीटस एंड प्लेसेंटा दे बोथ कॉज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। इट इज अकम्पनीड बाय राइज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ऑल्सो इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। देखो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखो। जब ये हॉर्मोन्स बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं बताती हूँ, लेकिन जब ये हॉर्मोन्स बनते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन, इन हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन आगे जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे आएगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आगे जाएगा। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो के वजह से आपके यूटेरस में ना कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट होते हैं, यूटेरस एकदम दबना स्टार्ट हो जाता है। और हमने पढ़ा था ना मायोमेट्रियम, आपके एंडोमेट्रियम का जो मिडल लेयर रहता है, उस मिडल लेयर का भी काम क्या था, कॉन्ट्रैक्शंस। देखो मैंने इधर आपको पढ़ाया था, सब मुझे पीछे जा जाके पढ़ाना पड़ता है, कुछ याद ही नहीं रहता तुम लोग को। ये देखो मायोमेट्रियम का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो जब आपका हार्मोन सिग्नल आएगा, जब ऑक्सीटोसिन वगैरह का सिग्नल आएगा, उसी टाइम पे आपका मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा कि हाँ चलो बच्चे को बाहर निकालो, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके लेट्स गो बैक, आ गए हम। हाँ सो देखो बेसिकली होता क्या है, अपना जो फीटस है, ये फीटस सिग्नल रिलीज करता है। कौन सा सिग्नल रिलीज करता है, ध्यान से देखो। कॉन्ट्रैक्शंस होगा एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, सो द फुल्ली फॉर्म्ड फीटस गिव्स द सिग्नल फॉर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस बाय सेक्रेटिंग ACTH हार्मोन,
फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। देखो हमारा जो फीटस है, इस फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? ACTH हार्मोन बनाता है। एंड और कौन सा हार्मोन बोला? ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अभी ये हार्मोन्स के वजह से सिग्नल जाता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन विच एक्ट ऑन यूटेरिन मसल्स, और फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल गया तो इसने बनाया ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के वजह से, ACTH की वजह से और प्लेसेंटा के वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन बना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टॉप हो गया। अभी इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तो प्रेगनेंसी मतलब आपका पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड डिलीवरी होगी, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। सो दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूटेरस। अभी ये बच्चा डायरेक्ट टुपुक करके बाहर नहीं आता है, इसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं, 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है डायलेशन स्टेज। डायलेशन स्टेज में क्या होता है? स्टेज 1 में आपका जो सर्विक्स वाला रीजन है, ये सर्विक्स वाला रीजन थोड़ा डायलेट हो जाता है। नॉर्मली अपना सर्विक्स 1 सेंटीमीटर का रहता है, ये देखो इतना पतला रहता है, ये देखो कितना पतला है। नॉर्मली द सर्विक्स इज 1 सेंटीमीटर। इसको कितना डायलेट होना पड़ेगा? इसको अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर डायलेट होना पड़ेगा, तब आपका फीटस बाहर आएगा। 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, बाप रे। ओके, सो आपका सर्विक्स डायलेट होगा। पहले स्टेज में यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस जब स्टार्ट होते हैं तो बेबी सर्विक्स के पास आता है। कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से पेन वगैरह होना स्टार्ट होता है, ब्लड वेसल्स दबना स्टार्ट होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, और जैसे जैसे बेबी सर्विक्स के पास आता है, सर्विक्स डायलेट हो जाता है, ऐसे लूज हो जाता है, खुल जाता है। एंड वजाइना शोज सिमिलर डायलेशन। जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा वैसे वैसे वजाइना भी ब्रॉड होते जाएगा। वजाइना को भी 10 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। नॉर्मली वजाइना 3 सेंटीमीटर का होता है, पर उसको स्ट्रेच करके 10 सेंटीमीटर होना पड़ता है नेचुरली। एंड दिस स्टेज कैन नॉर्मली लास्ट अप टू फ्यू आवर्स। और ये प्रोसेस होने में कभी कभी 1 घंटे में होता है, कभी कभी 10 घंटे 20 घंटे भी लग जाते हैं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और फाइनली जब आपका सर्विक्स ऐसे खुल जाता है तो आपका जो एमनियोटिक सैक था ना, अंदर पानी की जो थैली थी, वो फट जाती है। तो मूवीज में दिखाते हैं ना, माई वाटर ब्रोक, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मेरे पानी की थैली फट गई, यानी आपका सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी पार्चुरेशन कभी भी हो सकता है, चाइल्ड डिलीवरी कभी भी हो सकता है। सो इट एंड्स इन रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑफ फीटस। अब आता है सेकेंड स्टेज, दैट इज एक्सपल्शन स्टेज। द यूटेरिन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस बिकम स्ट्रॉन्गर। अब आपका कॉन्ट्रैक्शंस पहले 2-2, 3-3 घंटे में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, पेन हो रहा था। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस का टाइम कम होते जाता है। हर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, हर 4 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, मतलब समझो कि टाइम नजदीक आ गया डिलीवरी का। So in normal delivery, the fetus passes out cervix and vagina with the head in forward direction. अभी ना इसको लेकर एक मिथ है, नॉर्मली सर बाहर आता है। अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पैर बाहर आया तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ये लड़का उल्टा सीधा पता नहीं कैसा पैदा हुआ है, और उस लड़के के पैर से आपका कमर दर्द चला जाएगा। अभी मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे घर में ही ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं। मेरे पापा का भी कमर दुख रहा था, ठीक है, अभी दिवाली में। तो मेरे गली में, मतलब मेरे एरिया में एक लड़का रहता है, और मम्मी ने बोला कि तेरा पैर पहले बाहर आया था ना, मतलब तू उल्टा पैदा हुआ है ना, उल्टा सीधा मुझे याद नहीं। तो उसने बोला हाँ। तो मम्मी बोलती है जरा आके अंकल के कमर पे जरा पैर से ऐसे मसाज कर दे तो उनका कमर दर्द चला जाएगा। अभी माइंडसेट देखो, हाँ माइंडसेट देखो। पापा ने मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, जब दर्द हो रहा था, फिर दर्द गया, फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने वापस कुछ वजन उठाया, फिर से दर्द चालू हो गया। अभी जिस दिन उस लड़के ने पापा को पैर से ऐसे ऐसे मसाज किया, पैर से, क्योंकि उसका पैर पहले बाहर आया था डिलीवरी के टाइम पे, उस दिन पापा बोलते अरे मेरे कमर का दर्द चला गया। मतलब ये सब ना इधर है। फिर 2-3 दिन बाद फिर से दर्द हुआ, पर अपने पापा लोग कैसे रहते, अल्फा मेल, अपना पेन शेयर नहीं करते, वैसे मेरे पापा भी है, पेन नहीं बताते जल्दी। पर मैं देख रही हूँ कि ऐसे करके उठ रहे हैं, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोली अब जब तक खुद से नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलने वाली कुछ। तो मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे घर पे भी ऐसे सुपरस्टिशन पालने वाले लोग हैं, बट प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
साइंटिफिकली इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, साइंटिफिकली लॉजिक होगा तो मैं मानूंगी, जब तक साइंटिफिक लॉजिक नहीं है मैं नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ साइंस पे भरोसा करती हूँ, आई बिलीव इन नेचुरल थिंग्स ऑल्सो, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सो आई डोंट बिलीव इन इट। ओके फाइन, लेट इट बी। तो नॉर्मली सर बाहर आता है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, सर पहले बाहर आता है, और ये प्रोसेस होने में 20 to 60 मिनट्स लगते हैं। मतलब 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक वो औरत आधे प्रोसेस में ही अटकी है। पुश मोना पुश ऐसे बोलते हैं ना, वो बेचारा बच्चा आधे में अटक जाता है, और ये प्रेगनेंसी काफी, मतलब ये जो डिलीवरी प्रोसेस है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फाइनली बेबी बाहर आता है, फिर उसका अम्बिलिकल कॉर्ड पकड़ के, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट ऑफ क्लोज टू द बेबीज नेवल। बेबी का जो ये बेली रहता है, बेली बटन, वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड में ऐसे क्लिप लगाते हैं और उसको कट कर देते हैं, क्योंकि अभी प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन टूट गया है। फिर आता है आफ्टर बर्थ। अभी आफ्टर बर्थ में क्या होता है, जब बेबी बाहर आ जाता है ना, उधर पे प्रोसेस खत्म नहीं होता है। बेबी के बाहर आने के बाद ये आपका जो प्लेसेंटा है, जो इधर पे चिपका था, ये प्लेसेंटा इधर पे चिपका हुआ था ना ऐसा, और ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड था, तो ये प्लेसेंटा को भी कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर आना रहता है। आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्शन सटाक से नहीं रुकेगा, ये कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे करके स्टॉप होंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होंगे उसी टाइम पे प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ये प्रोसेस भी उतना ही पेनफुल होता है जितना ये होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू चालू है। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, प्लेसेंटा नॉर्मली बाहर नहीं आता, फिर डॉक्टर्स को खुद हाथ डाल के ऐसे प्लेसेंटा बाहर निकालना पड़ता है। किधर गया वो, हाँ, ऐसे हाथ डाल के प्लेसेंटा बाहर निकालना पड़ता है, और इसमें जान चली जाती है। मतलब जान चली जाती है मतलब बहुत पेन होता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा आप अंदर नहीं छोड़ सकते, ये टेम्पररी ऑर्गन है, अंदर रहेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो प्लेसेंटा बाहर आना जरूरी है। वैसे ये नॉर्मली बाहर आता है, पर नॉर्मली नहीं आया तो फिर डॉक्टर्स को निकालना पड़ता है मैनुअली। इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ, यानी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूटेरस एंड इट इज रिमूव्ड आउट एज आफ्टर बर्थ due to severe contractions of the uterus. This process happens within 10 to 45 minutes of delivery. Normally 15-20 मिनट में होता है, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। So this is about parturition. अब बचा लास्ट टॉपिक, दैट इज लैक्टेशन। अब लैक्टेशन मतलब क्या होता है, मिल्क फीड करना, बेबी को मिल्क पिलाना। सो द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। टेक्निकली जब फीमेल का 7वां महीना चालू होता है ना प्रेगनेंसी का, तभी उसके ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और ये मिल्क जमा होते जाता है 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने में ना ये मिल्क जमा होते जाता है। अभी ऑब्वियस सी बात है, मिल्क जमा होगा तो उस मिल्क में फैट्स है, प्रोटीन्स है, तो दिखने में ये मिल्क थोड़ा येलो कलर का दिखेगा। तो वो जो येलो मिल्क है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। और ये मिल्क कैसे बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन, ये सीईटी क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन की वजह से मिल्क फॉर्मेशन होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से। सो प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। लैक्टेशन की वजह से क्या होता है, मदर अपने बच्चे को फीड करती है। द फ्लूइड सेक्रेटेड बाय मैमरी ग्लैंड्स सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम। जो माँ का पहला दूध होता है, जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है और जब माँ उसको पहली बार अपना दूध पिलाती है, उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। अभी गांव में क्या होता है, ये दूध दिखने में थोड़ा येलो होता है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग मतलब रूरल एरिया के लोग, वो लोग ना ये दूध फेंक देते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं अरे ये गंदा दूध है, ये जमा हुआ दूध है, ये मत पिलाओ बच्चों को, बट वो गलत है। दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो पहला दूध होता है ना माँ का, वो सबसे बड़ा अमृत होता है, इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर द चाइल्ड। क्योंकि उस दूध में क्या होता है, उस दूध में वो स्टिकी होता है, येलो कलर का होता है, बट इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इट कंटेन्स लैक्टोज शुगर एंड इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमारे बच्चे को 6 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी। दीज एंटीबॉडीज प्रेजेंट helps in developing resistance for the newborn baby at the time when its own immune response is not fully developed. अभी बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है, उसको आप हर चीज के लिए थोड़ी ना तो दवाखाना लेके जाओगे। तो स्टार्टिंग का जो 6 मंथ्स होता है, अगर बच्चे को छोटी मोटी बीमारी हो रही है, तो उस छोटी मोटी बीमारी से फाइट करने में कौन हेल्प करता है, ये एंटीबॉडी IgA। देखो प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है IgG। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, पेइंग गेस्ट, भाड़ोत्री को पेइंग गेस्ट बोलते हैं, सो PG। कोलेस्ट्रॉम से कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, कोलेस्ट्रॉम से मिलता है IgA, चार्टेड अकाउंटेंट CA, ऐसा आप याद रख सकते हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको CET एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबॉडीज मिलता है कोलेस्ट्रॉम से, IgA।
और ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए क्योंकि ये उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दिस प्रोवाइड्स नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। ये हम चैप्टर नंबर 10th में पढ़ेंगे। तो ये था अपना लैक्टेशन वाला टॉपिक। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक लेक्चर और होगा इस चैप्टर का और उस लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको मेरे साथ ये लेक्चर्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ की शॉर्ट में अच्छा एक्सप्लेनेशन दूं, कारण मला माहिती आहे तुमच्याकडे टाइम कमी आहे पण तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे। तो कमी वेळेत जास्त चांगला अभ्यास करण्यासाठी मी खूप प्रयत्न करते व्हिडिओ शॉर्ट ठेवायचं। आणि असेच व्हिडिओ जर तुम्हाला कंटिन्यूस हवे असतील तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त आम्हाला सपोर्ट करायचा आहे। व्हिडिओ शेअर करायची आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि व्हिडिओ खाली लाईक आणि कमेंट करायचं आहे। तुमचे जेवढे जास्त लाईक्स आणि कमेंट्स असतील आणि शेअर असेल तेवढं जास्त आम्हाला मोटिवेशन मिळेल आणि आम्ही तुमच्यासाठी काम करत राहू। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड चिल्ड्रंस डे पे एक स्पेशल सरप्राइज आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय।